हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई होप कि आप बहुत ही फिट होंगे। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे इस साल 10th के साइंस में पूछे गए एमसीक्यूज़ को। तो सबसे पहले जो मैंने टेस्ट पेपर इसमें आ, लगाया हुआ है, ये टेस्ट पेपर किसी स्टूडेंट के हैं, तो उन्होंने कुछ अपने एमसीक्यूज़ को टिक किए हुए हैं, तो आप उनको इग्नोर करें। हम अपना ही एक एनालाइज करेंगे। ओके, तो उनके राइट आंसर को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन स्क्रीन यूजिंग ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। तो पहले हम ना की पॉइंट को इसमें वो कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन गिवन है और फोकल लेंथ हमें दिया है और हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है। तो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते समय सबसे पहले एक ध्यान दें कि आपको जो भी ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शन में कोशिश करें कि पहले कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करें जो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, ताकि हमारा जो डिसीजन है फिर और थोड़ा सा हमें और क्लियर हो जाए। क्योंकि समय का बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अभाव होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें 4 ऑप्शन है। एक है लेस देन 20 सेंटीमीटर, एक है 30 सेंटीमीटर, एक 40 सेंटीमीटर, एक 80 सेंटीमीटर। तो अगर 20 का हम किसी और यहाँ पर 20 है फोकल लेंथ, तो 20 फोकल लेंथ के लिए अगर 20 किसी से मल्टीप्लाइड होगा तो या तो उसके 20 के मल्टीपल्स में आंसर हो सकता है, जैसे 20 इटसेल्फ, या फिर 40, या फिर 80 समथिंग। अगर उसका हाफ हो सकता है तो 10 या फिर 5, इस तरह का कुछ उसके जो फैक्टर्स हैं उसमें हो सकता है। तो पहला ऑप्शन को तो मैं यहाँ पर इग्नोर कर दूंगा। अब मुझे ये लगता है कि बी या सी और डी तीनों में से एक होगा। बट अगर हमें पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, तो हम उसकी मदद से भी कर सकते हैं और हम एक जो लेंस फार्मूला है उसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कॉमन सेंस क्रिएट करेंगे इसके लिए। जैसे m है, m का जो फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, वो होता है h डैश्ड बाई h या फिर v बाई u। h डैश्ड जहाँ इमेज की हाइट है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट द्वारा क्रिएट किया गया इमेज है उसकी हाइट है, और h उस ऑब्जेक्ट की खुद की हाइट है। और यहाँ पर ये डिस्टेंस है v, जो इमेज की डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, और जो u है ये है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से। कहने का मतलब अगर हम लेंस ऐसा रखें, और एक बात का फिर से ध्यान रखें, अगर ये -1 है तो मैग्नीफिकेशन तो ये कन्वर्जिंग लेंस होगा, या एक कन्वर्जिंग लेंस, या हम इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कैसे? साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाएं लाइक दिस, तो यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में हम प्लस कंसीडर करते हैं और इस डायरेक्शन में भी प्लस, और इन बाकी दोनों डायरेक्शन में माइनस माइनस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका लेंस यहाँ रखा हुआ है। ओके, इस पॉइंट पे आपका लेंस रखा है और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा है, राइट। ये थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा, ऑब्जेक्ट हमारा कहीं यहाँ रखा हुआ है। तो इसका जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ यहाँ पर है 20, ये फोकल लेंथ है 20, और यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से फोकल ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ के बीच, ये जो डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट इस तरफ जहाँ भी रखा है वो डिस्टेंस है u इस ऑप्टिकल सेंटर से, और इस तरफ इमेज जहाँ भी बन रहा है वो है v इस ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस। तो अब आप देखें इस रिलेशन के हिसाब से, जबकि इसका आंसर है -1, है ना। इसको फिर से उसी कलर में लिख देता हूँ ताकि ये स्पष्ट दिखाई दे। इसका आंसर है -1, और इमेज वो करो जस्ट कॉमन सेंस है, अगर मैं u से v को डिवाइड करूँगा तो आंसर 1 आएगा। तो माइनस को तो हम अभी इग्नोर करें, बिकॉज जो माइनस साइन है उस इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने लिया है। अगर इसका आंसर सिर्फ 1 होता, तो अगर हम u को v से डिवाइड करते तो 1 कब आता? जब u और v सेम होते। तो कहने का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखें कि उसका
उसका जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से दोनों सेम हो, यानी u और v दोनों सेम हो, तो ऐसा कन्वर्जिंग लेंस में तब देखा जाता है जब उसकी डिस्टेंस 2f1 पर होती है। देखो इसका एक फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस का यहाँ बनता है जिसको हम कहते हैं f1। इसके ठीक जो पीछे है डिस्टेंस जो है 2f1, इस लेंस के ठीक पीछे जो दूसरा फोकल लेंथ है उसको हम बोलते हैं f2, और इसका डबल जो इसका सेंटर होता है इसको हम दिखाते हैं 2f2 से। यानी कि ये लेंस है, लेंस ऐसे होता है इस तरह का, तो लेंस का एक कटा हुआ पीस है। तो ये एक्चुअली लेंस दो कटे हुए जो आपके स्पेरिकल शेप है ग्लास के, उनसे बना हुआ है। तो एक स्पेरिकल शेप के लिए फोकस इस डायरेक्शन में होगा, एक दूसरे वाले कटे हुए पीस के लिए इधर होगा। तो यहाँ पर हमने उनको f1 और f2 के से उनको दिखाया है। तो जब हम 2f1 पे वो रखेंगे ऑब्जेक्ट, तो इसका जो इमेज होगा वो 2f2 पे बनेगा, यानी कि डिस्टेंस उस समय ऑप्टिकल सेंटर से दोनों की बराबर होगी। तो सिचुएशन ऐसा तभी होता है, यानी कि 1 तभी आएगा जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर से 2f1 पर रखा हो और इमेज उसका 2f2 पे बनेगा, राइट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि v बाई यू -1 है, तो v और u -1 है, तो और हमें निकालना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, निकालना है, और f1 हमें दिया हुआ है। तो f1 अगर 20 है, उसका डबल होता है 2f1। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 2f1 पे, तो 2f1 पे रखा है, f1 है 20, तो 2 से हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है 40 सेंटीमीटर। यह कम समय अगर हमें चाहिए, तो अभी तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ, अब जिस भी स्टूडेंट को ये थोड़ा पता है तो हम उसको एक मिनट में या आधा मिनट में हम कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर किसी को ये ना पता हो, ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं, लेकिन उसको लेंस फार्मूला पता हो, तो उस लेंस फार्मूले की मदद से भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे लेंस फार्मूला होता है 1/v। ओके, तो एक मेथड ये ऊपर वाला हो गया। लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। ओके, तो हमें u निकालना है एक्चुअली, और हमें पता है कि हमें पता क्या है, v/u = होता है -1 इस फॉर्मूले की मदद से। तो यहाँ पर v = हो गया -u, तो यहाँ पर v की जगह हम रख दें -u, और यहाँ पर 1/u एज इट इज़, यहाँ पर रख दें 1/20। इन दोनों को कैलकुलेट करें तो हमारा हो जाएगा -2/u = 1/20। आगे हमारा हो जाएगा u = 20 × 2, इसको माइनस में ले लेते हैं, दैट इज़ -40। तो -40 सेंटीमीटर, फिर से 40 आ गया। माइनस इसलिए है क्योंकि ये इस लेंस के लेफ़्ट साइड रखा है, और लेफ़्ट साइड हम माइनस कंसीडर करते हैं, तो वो माइनस है, राइट। ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में रखा है आपका जो ऑब्जेक्ट है लेंस से। तो फिर से आंसर आया 40। तो हम दोनों मेथड से इसको कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं दूसरा। व्हेन ए प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ प्योर ड्वार्फ प्लांट, तो फिर से हमें इसको अंडरलाइन करना है। प्योर ड्वार्फ पी प्लांट है और एक प्योर टॉल पी प्लांट है, और दोनों को क्रॉस कराया है। तो द परसेंटेज ऑफ द टॉल पी प्लांट्स इन F1 एंड F2 जनरेशन पी प्लांट्स विल बी रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये पूछ रहा है कि जो परसेंटेज है टॉल पी प्लांट का जनरेशन 1 और जनरेशन 2 में क्या रहेगा। तो ये मेंडल का दिया हुआ जो नियम है उसके हिसाब से है। जैसे कि मेंडल ने देखा कि अगर एक टॉल टी प्लांट लिया जाए, दूसरा भी टॉल टी प्लांट है, इनके कैपिटल टी है, तो ये टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, दोनों में क्रॉस किया जाए तो फर्स्ट जनरेशन में, यानी कि यहाँ साफ जगह पे बनाता हूँ मैं, एक टी है, दूसरा भी टी है, तो F1 यानी कि पहले जनरेशन में जब इनका क्रॉस कराया गया, तो जो
ऑफस्प्रिंग हुआ, यानी कि जो इनकी संतान पैदा हुई टॉल ही पैदा हुई, राइट। पहले जनरेशन में टॉल टॉल पैदा हुए, सब ऐसे टॉल 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 शॉर्ट। हम टॉल नहीं, टॉल शॉर्ट का करते हैं क्योंकि ड्वार्फ बोला है ना उसने, तो हम क्यों दोनों को टी ले रहे हैं। एक ये टॉल हो गया, ये शॉर्ट हाइट वाला हो गया, यानी कि जिसको ड्वार्फ करें, दोनों का क्रॉस कराए तो इस तरह का एक मिनट में इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ हल्का सा, ओके। और अब हम चाहते हैं इस पर टी और स्मॉल टी, तो अल्टीमेटली ये टॉल है, तो इसमें 100% टॉल ही ऑफस्प्रिंग पैदा हुई इसकी। फिर उसने जनरेशन 2 में देखा कि अगर ऐसा ही एक पौधा जो अब ये बनाया पैदा किया गया है, ऐसा पौधा टॉल ही है और दूसरा भी पौधा टॉल ही है, दोनों को फिर से क्रॉस किया गया तो देखा यह गया कि अगर इसकी 4 ऑफस्प्रिंग पैदा हुए, 4 ऑफस्प्रिंग हैं, तो 4 ऑफस्प्रिंग्स में से ये देखा गया 3 तो लंबे हैं, चौथा आपका शॉर्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीन था यहाँ, शॉर्ट का जीन जो यहाँ इनविजिबल हो गया था, वो उसी ऑफस्प्रिंग में रहता है, बट वो अपने जो क्वालिटीज़ हैं या जो गुण हैं उनको एक्सप्रेस करता है नेक्स्ट जनरेशन में, F2 जनरेशन में। तो इस नेक्स्ट जनरेशन में जो संभावना है टॉल की वो रही 75% और 25% है शॉर्ट की संभावना। तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि द परसेंटेज ऑफ टॉल पी प्लांट्स इन F1 एंड F2 जनरेशन, पी प्लांट्स विल बी रिस्पेक्टिवली। तो पहले जनरेशन और दूसरे जनरेशन में टॉल प्लांट की जो परसेंटेज है वो क्या रहेगी होने की, डोमिनेंट जो रहेगा, यानी कि यहाँ पर टॉल डोमिनेंट है और जबकि शॉर्ट रिसेसिव है। रिसेसिव ना, इसका उतना प्रभाव नहीं है, तो परसेंटेज रहेगा 100% और 75%। तो इसका आंसर रहेगा सी, 100% और 75%। तो नेक्स्ट चलते हैं। प्लांट्स लाइक रोज एंड बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। देखो रोज और बनाना को हम उनके फ्लावर बर्ड्स या फ्रूट से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो अब हम उसको सीड से वो लॉस्ट कर किया है अपनी कैपेसिटी को रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो सही आंसर है सीड्स। प्लांट लाइक रोज एंड बनाना हैव लॉस्ट, अपनी कैपेसिटी को लॉस्ट कर किए हैं वो रिप्रोड्यूस करने के लिए सीड से, क्योंकि हम बनाना और रोज को उनके अन्य पार्ट से प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। फोर्थ, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। तो एक केमिकल रिएक्शन होता है तो जिसके केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, फिर वो रिएक्ट होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उस प्रोडक्ट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनता है रिएक्टेंट से, उसकी प्रॉपर्टीज़ और जो रिएक्टेंट के अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ से, वो दोनों अलग अलग होते हैं। एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए तो प्रोडक्ट से हम वापस रिएक्टेंट को नहीं बना सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो पहला ऑप्शन समझते हैं। मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जब आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं समर में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड लाइक सब्सटेंस में, ओके, आपने ये देखा होगा। तो फिर उस सब्सटेंस को हम वापस चेंज नहीं कर सकते हैं मिल्क में, तो ये केमिकल प्रोसेस है, तो ये नहीं हो सकता आंसर। डज नॉट अकर कह रहा है, केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। अच्छा, इसमें केमिकल सिचुएशन अकर होता है, किसमें नहीं होता है, ये करना है हमें। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स जब फर्मेंटेड होते हैं, यानी कि ग्रेप्स के जूस को अगर फर्मेंट किया जाता है तो उससे वाइन बनती है, और वाइन को हम वापस ग्रेप्स के जूस में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी केमिकल रिएक्शन अकर होता है, किसमें नहीं होता, ये इस पर हमने फोकस करना है। इसको थोड़ा सा मैं साइड कर दूं, तो ठीक है दिखाई। और तीसरा है इसमें, एन आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर हम आयरन नेल को एटमॉस्फेयर में रखते हैं, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, तो आयरन नेल
पे रस्ट लग जाता है। तो रस्ट लगना भी एक केमिकल प्रोसेस है, उसको हम वापस आयरन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। डी है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, यानी कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स मतलब आपका आइस है, आइस बन गया पानी, तो पानी को हम फिर से आइस बना सकते हैं, राइट। ये है फिजिकल चेंज। तो सही इसका आंसर है डी, जो केमिकल रिएक्शन नहीं है वो डी है इसमें, राइट। द प्रॉपर्टी ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ विच ए सॉलिड मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, यह आपने पढ़ा होगा मेटल और नॉन मेटल्स में। मेटल्स को अगर हम पीटें बहुत सारा, उसको ड्रॉ करें, खींचें मेटल्स के को, तो उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटल की डक्टिलिटी। यानी कि डक्टिलिटी का मतलब हुआ किसी भी सब्सटेंस को या किसी मेटल को हम अगर खींचें तो उससे हम बहुत लंबा वायर बना सकते हैं, राइट। तो वो ये सही ऑप्शन है इसमें, डक्टिलिटी। और आपको पता भी होगा कि 1 ग्राम गोल्ड को अगर हम खींचें तो पता है उसको हम 2 किलोमीटर तक ड्रॉ कर सकते हैं। इतना मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट डक्टाइल मेटल है गोल्ड जो है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी, डक्टिलिटी, राइट। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, द गैस प्रोड्यूस्ड इज पास थ्रू ए गार्ड ट्यूब विच कंटेन्स कार्बन क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अगर हम इसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस करते हैं तो ये रिएक्ट कर लेता है उससे। तो इसलिए यहाँ ये जैसे ही बनेगा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, इसको एक पाइप के थ्रू, एक इसको जिसको हम कहते हैं गार्ड ट्यूब के थ्रू, जहाँ हमें इसको यूज़ करना है वहाँ ले जाएं। और हमें ये बताना है कि इस गार्ड ट्यूब के अंदर ऐसा क्या भरा रहता है कि इसे रिएक्ट ना हो। तो इसका सही आंसर कैल्शियम क्लोराइड है। तो कैल्शियम क्लोराइड ए इज़ द राइट आंसर, ओके। तो ये इस बंदे ने सही टिक लगा रखा, पता नहीं एक इसमें कन्फ्यूजन भी हुआ है उसको, और कैल्शियम क्लोराइड पे लास्ट में टिक लगा है, पता नहीं कौन सा सही किया है, बट यहाँ आंसर है ए, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 7th पे। सेलेक्ट फ्रॉम द फ्लोइंग हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 सी और सी के बीच सिंगल बॉन्ड बना है, 1 दूसरा है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना है। ऐसा किस में होता है? ऐसा ब्यूटीन में होता है। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया इसने लगा रखा है ऑप्शन पर टिक। जैसे ब्यूटीन का जो जो फॉर्मूला होता है, मतलब YEN जिसमें लगता है, ओके, है ना। YEN वाले का जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर ब्यूटीन है, ब्यूटीन का मतलब 4 से मतलब है, कार्बन के जिसमें 4 एटम है, तो C4H2 × 4 - 2 दैट इज C4H6। ब्यूटीन का फॉर्मूला ये होता है, ये ब्यूटीन है। तो कैसे होता है ब्यूटीन का फॉर्मूला? हम लिख दें 4C पहले, 1C 2C 3C और 4C। H इसके साथ कंबाइंड होता है ऐसे ऐसे इस तरह से, 6H हो गए। अब एक H ने इसको शेयर किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, इस H ने किया, वही सेम इस H ने किया, इस H ने किया, इस H ने किया। अब इसकी बारी है, इस कार्बन की। ये कार्बन ने एक अपना इसको दिया, 4 होने चाहिए, और एक इसको दिया, 3 ही हो गए। चौथा इसने इसको दे दिया। इस कार्बन, अभी इस कार्बन का बाद में करते हैं, पहले इस कार्बन का। इसने इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया। इस C का एक रह गया, वो इसने इसको दे दिया, इस वाले C को, ओके, इस वाले C को दे दिया। इस वाले C के 4 हो गए। अब इस वाले C ने एक इसको दे दिया, इसका 1 हो गया, 3 इसके इधर हो गया। इस वाले की भी, इस वाले का 1 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। तो अब आप देख सकते हैं शेयरिंग के हिसाब से कि यहाँ सब शेयरिंग इस तरह का हो रहा है। C, ये वाला C, H को दिया सिंगल, H को दिया, लिया एक एक सिंगल बॉन्डिंग, सेम यहाँ भी सिंगल बॉन्डिंग, सेम यहाँ भी सिंगल बॉन्डिंग, यहाँ भी सिंगल बॉन्डिंग, एक लिया दिया, और यहाँ पर बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग बनेगी, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, ये डैश है, यहाँ पर सेम सेम। तो यहाँ पर C C के बीच सिंगल बॉन्डिंग, यहाँ पर C C के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग।
तो ऐसा सिर्फ ब्यूटेन में होता है। राइट आंसर इज ब्यूटीन। Question number 8. Which one of the following has half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to non-reproductive body cells? देखो ऐसा मेल और फीमेल जर्म सेल्स में होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो होते हैं हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, इसमें होता है। जायगोट तो सिंगल सेल्ड होता है, मेल फीमेल में अलग अलग नहीं हो सकता है। और जहाँ तक नॉन रिप्रोडक्टिव का क्वेश्चन है, तो नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, इसका एक नाम है डाइप्लॉइड। तो इसकी तरफ नहीं जाना हमें, तो हमें सिर्फ ये समझना है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए किस में होता है, तो बोथ मेल एंड फीमेल जर्म्स में होता है। नाउ से 9th, द एसेंशियल एलिमेंट टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन, दैट इज नाइट्रोजन। ओके, इसका आंसर जैसे नाइट्रोजन हेल्प एक कंपोनेंट है, किसका बताऊं, अमीनो एसिड का। और एमिनो एसिड पता है किसका बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन का। राइट, और हमें ये पूछ रहा है कि सिंथेसाइज प्रोटीन यानी कि प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन के लिए क्या हेल्पफुल है, यानी कि कौन सा एलिमेंट है, दैट इज नाइट्रोजन। आपने देखा होगा, इस वाले से हम अपना आंसर ड्रॉ कर सकते हैं। एसेंशियल एलिमेंट टेकन अप फ्रॉम द सॉयल बाय द प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन इज नाइट्रोजन, क्योंकि वो जो सॉयल से नाइट्रोजन लेता है और वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। एनवायरनमेंट में तो बहुत नाइट्रोजन होता है, कभी भी प्लांट्स डायरेक्टली एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, वो सॉयल में मिक्स होता है, फिर वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद सॉयल, फिर वो पेड़ पौधे उसको लेते हैं। तो नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। Select 2 statement about lymph from the following. Lymph vessels carry lymph through the body and finally open into larger arteries. पहली बात तो open into larger arteries में नहीं, larger veins में होते हैं open, तो lymph पहला आंसर तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। Lymph contains some amount of plasma protein, बिल्कुल वो उसमें कंटेन होता है प्लाज्मा प्रोटीन, बट नॉट ब्लड, यस ब्लड सेल्स, बट कौन सा ब्लड सेल ये नहीं पता अभी, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं पहले। लिम्फ कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड रेड ब्लड सेल्स। देखो लिम्फ हमें प्रोटेक्ट करता है, तो उसमें रेड ब्लड सेल नहीं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो सी इज नॉट पॉसिबल आंसर। लिम्फ वेसल कैरी लिम्फ थ्रू द बॉडी एंड फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन्स, हमने ये पहले कहा था लार्ज वेन्स में, तो डी इज राइट आंसर, मतलब डी एक राइट आंसर है, बी है, दो ऑप्शन है ना, तो बी एंड डी जिसमें है वो सही है, ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि उसमें प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल्स होता है। अब इसमें क्लियरली लिखा नहीं है वाइट ब्लड सेल, तो ये वाला ऑप्शन और सी, लिम्फ वेसल्स कैरी लिम्फ थ्रू द बॉडी एंड फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स, दिस इज द राइट आंसर। 11वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स बायोमैग्नीफाइड एट डिफरेंट लेवल्स इन ए फूड चेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स बायोमैग्नीफाइड एट डिफरेंट लेवल्स इन ए फूड चेन। फूड चेन आपको पता होगा, जैसे पेड़ पौधे आ गए, फिर उसको किसी और ने खाया, उसको किसी और ने खाया, ये फूड चेन के ऐसे ऐसे पॉइंट हैं। तो ये कह रहा है कि उसमें कौन से फूड चेन में, यानी कौन सी चीज़ बायोमैग्नीफाइड होती है फूड चेन के अंदर। बायोमैग्नीफाइड, तो बायोमैग्नीफिकेशन का एक मतलब होता है, जैसे कि क्या होता है कि हमने पेड़ पौधों को कुछ भी दिया, जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, ठीक है, तो बायो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन होता है उनके अंदर, यानी कि वो जमा हो जाते हैं उनके अंदर। जैसे पेड़ पौधे हैं, हमने उनको उन पे कोई पेस्टिसाइड दिया, तो वो पेस्टिसाइड का जो टॉक्सिक मटेरियल है उनमें एक्यूमुलेट हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट जो जिसकी बारी है उस फूड साइकिल में खाने वाले की, उसमें चला जाएगा। जैसे ह्यूमन है माना, यहाँ पर हमने दिया है एक पेड़ पौधों को पेस्ट, तो पेस्ट
अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड तो आंसर नहीं हो सकता। कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है, एक बार किसी ने, हमने माना इनहेल किया या किसी ने इनहेल किया तो उसको वापस एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, या उसी पर जो है प्रभाव पड़ेगा, उसी पर प्रभाव पड़ेगा, जो उसको खाएगा उस पर कोई प्रभाव नहीं है इसका। सेम CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स, इनका भी यही है। मेन्यूअर का भी नहीं है, और DDT इसमें राइट आंसर है। क्यों? DDT क्या होता है? DDT का एक पेस्टिसाइड्स है DDT। इसका मतलब होता है डाई क्लोरो, जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं इनकरेक्ट हूँ तो मुझे सही करना, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, इसका पूरा नाम है ये। तो ये क्या है? पेस्टिसाइड जो किसान लोग अपने खेतों में इसको पेड़ पौधों को और फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। लेकिन जब वही फसल एक ह्यूमन उसको कंज्यूम करता है तो उसको हेल्थ रिस्क तो रहता है, क्योंकि वो उसमें कॉन्सनट्रेट हो जाता है। तो हेल्थ रिस्क और इसका कैंसर का रिस्क भी रहता है DDT से। तो ये नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है फूड चेन में। तो ये बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस है, राइट। तो इसका आंसर DDT होगा। In food chain given below, select the most efficient food chain in the terms of energy. In food chain given below, select the most efficient food chain. तो मोस्ट एफिशिएंट फूड चेन, ये कॉमन सेंस है। कहने का मतलब है कि देखो, अगर किसी बंदे को थोड़ा सा कॉमन सेंस है, ये बना सकता है। एफिशिएंट फूड चेन का मतलब कि एनर्जी कम लॉस हो, और जितनी एनर्जी पहले वाले स्टेप में मिली है उस फूड चेन में, वो वही एनर्जी दूसरे वाले को मिल जाए जो उसको कंज्यूम कर रहा है। जैसे पहले में पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों ने सन से जितनी एनर्जी ली, उतना ही एनर्जी वो एक जो यहाँ पर गोट है या हिरन है उसने इसको खाया तो उतनी एनर्जी इसको मिल जाए। ऐसा कभी कभी होता है? नहीं, बहुत कम होता है। जब डायरेक्ट ऐसा कंज्यूम हो तो हो सकता है। प्लांट्स जैसे इसमें इसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मिले एनर्जी होगी। क्यों? सन से पौधों को मिली, पौधों से सीधे पौधे सीधे गोट नहीं खाए। अगर माना गोट को फिर लॉयन या फिर कोई और प्रीडेटर इसको खा लेता, तो जो एनर्जी सन ने पौधों को दी और पौधों से जो एनर्जी गोट को मिली वो कुछ कम मिली होगी, गोट से फिर लॉयन को थोड़ा कम मिली होगी। तो एनर्जी एफिशिएंसी नहीं हुई इसमें। अगर गोट सीधा पेड़ पौधों को खा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने ज़्यादा एनर्जी ली, ये एनर्जी एफिशिएंसी है, राइट। तो हमें डायरेक्ट जो है एक लेवल से दूसरे लेवल पर जो एनर्जी जितनी ज़्यादा जाएगी वो हमारा एफिशिएंसी मानी जाएगी एनर्जी टर्म्स में, एनर्जी कंजम्पशन के टर्म्स में। तो ग्रास है, फिर ग्रास ऊपर है, फ्रॉग है, स्नेक है, जितना लंबी चेन उतना कम एनर्जी पहुंचेगी लास्ट तक। तो ये एनर्जी एफिशिएंसी नहीं है। इन इन ऑप्शंस को देखते हुए इसमें भी नहीं है। तो प्लांट्स एंड मैन, प्लांट्स के पास एनर्जी है जो भी उसने कंज्यूम की सनलाइट से, और सीधे मैन ने कंज्यूम कर ली। दिस इज़ द राइट आंसर। ये भी चेन बहुत लंबी है तो इस पर जाना ही नहीं है। तो आंसर इज सी। Next, an optical device X is placed obliquely in the path of narrow parallel beam of light. If the emergent beam gets displaced laterally, the device X is what? फिर से पढ़ें। एन ऑप्टिकल डिवाइस X है जो प्लेस किया गया है ओब्लिकली इन द पाथ ऑफ नैरो पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इफ द emergent बीम गेट्स डिस्प्लेस्ड लिटरली, द डिवाइस X, लिटरली का मतलब टेढ़े तरह से, जब लाइट ये आई फिर ऐसे लेटरल होगी। ओके, ऐसा कब होता है? लेटरल कब होती है? यानी कि रिफ्रैक्शन किस में होता है? कहने का मतलब कोई लाइट आती है सीधे और वो फिर ऐसे टिल्ट हो जाती है, तो ये रिफ्रैक्शन प्रोसेस है। तो इसमें ये कब हो सकता है रिफ्रैक्शन प्रोसेस? यानी कि अगर हम लाइट के वे में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखें कि वो रिफ्रैक्ट हो जाए, तो देखते हैं किस में होता है। इन ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन पे टिक लगाना है। प्लेन मिरर नहीं, सीधी सीधी लाइट चली जाती है, और लाइट चली क्या जाती है, प्लेन मिरर है तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट कहाँ होती है? तो सारी लाइट तो लगभग रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी आप देखिए, कभी कभी जो ऑप्शंस वाले MCQs होते हैं, ए वाला आंसर तो बहुत कम ही होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे लिए क्वेश्चन बनाओ जिसमें 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका बहुत कम चांस रहेंगे कि आप सबसे ए वाले में सही आंसर लिख दो। आप बाद वाले में ऑप्शन में ही रखेंगे। ये जनरल साइकोलॉजी है कि हम ए में रखते ही नहीं राइट आंसर, बी में भी हमें नहीं रखेंगे, हम सी से या डी में करेंगे। बी में कभी कभी रख भी सकते हैं,
बट मोस्टली सी या डी इस तरह में हम सही आंसर रखेंगे। तो प्लेन मिरर नहीं हो सकता। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट आएगी और कॉन्वेक्स लेंस उसको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे ऐसे, तो ये भी नहीं हो सकता है। ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब हो सकता है, क्यों, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर लाइट ऐसे जाएगी, रिफ्रैक्ट होके ऐसे चली जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी सीधे लाइट। ये ग्लास एक्चुअली 3D नहीं है, यहाँ पर 2D डायमेंशनल आपको दिखाई दे रहा है। जब ग्लास स्लैब में से लाइट जाएगी और वो लाइट कुछ लिटरल हो जाएगी, उसके बाद फिर वो एयर में, यानी कि इसके 3 मीडियम मिले, एयर, ग्लास और एयर। पहले एयर से आई दूसरे मीडियम में यानी कि ग्लास में, और थोड़ा टिल्ट हुई, और फिर उसके बाद फिर एयर में आई, फिर वो सीधी हो गई। तो ये ग्लास स्लैब इसका राइट आंसर है, जो उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है, यानी कि प्लेस्ड ऑब्लिकली इन पाथ ऑफ नैरो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इफ द इमर्जेंट बीम गेट डिस्प्लेस्ड होगा यहाँ से लेटरली, और फिर वो उस सेम रास्ते में वापस चला जाएगा, क्योंकि उसको फिर से मीडियम एयर मिल जाएगा। ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म का क्या है, ग्लास प्रिज्म में क्या होता है कि वो लाइट आएगी, लाइट को डिफरेंट कलर में डिस्पर्स कर देगी। ओके, तो लाइट जहाँ जाना है वहाँ तो नहीं जाएगी, अलग अलग दिशाओं में चली जाएगी, और वो भी डिफरेंट कलर के साथ। तो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर इज ग्लास स्लैब। ओके, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, ए पीस ऑफ वायर, ये पता नहीं थोड़ा सा छुप गया लगता है यार। ए पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस, वायर रेजिस्टेंस, हाँ अब सही है। ए पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर इज कट लेंथ वाइज into 3 identical parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dashed, then the value of R by R dash is what? पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ने कह रहे कि रेजिस्टेंस R है किसी वायर का, उसको कट किया जाए लेंथ वाइज इनटू 3 आइडेंटिकल पार्ट्स में. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the value of R by R dash is what? तो एक हमारे पास एक वायर है, वायर में थोड़ा बड़ा बनाता हूँ क्योंकि हमें कट भी करना है. ओके, तो ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस है R. अब ये कह रहा है कि इसको लेंथ वाइज काट दिया जाए. देखो लेंथ वाइज काटने का मतलब है कि इसको लेंथ के अलोंग द लेंथ ऐसे काटना है, इसको ऐसे. तो इसके 3 पार्ट बना दिया हमने, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट. इसकी लेंथ L है तो इनकी भी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज आएगा. ये कह रहा है कि थ्री आइडेंटिकल, 3 एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं. तो हम ये समझते हैं कि अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो इसका अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो इसका हो जाएगा A/3, इसका भी सेम A/3, इसका भी सेम A/3. रेजिस्टेंस इसका R है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हमें एक फॉर्मूला पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है इक्वल होता है रो, दैट इज रेजिस्टिविटी, इनटू L बाय A. यानी कि जितना लेंथ बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस बड़ा होगा. यानी कि R और L के बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एक दूसरे के, और A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस इसमें कुछ ऐसा होगा. अगर इन वायर में करें, माना इसमें रेजिस्टेंस है R1, इसमें है R2, इसमें है R3, तो R1 क्या होगा, R1 होगा रो, इस फॉर्मूले के हिसाब से रो इनटू L, लेंथ तो चेंज होगा नहीं, और A की जगह लिखेंगे हम A/3. यानी कि ये समथिंग अगर हम इसको बनाएं, ये हो जाएगा 3 रो L/A. ओके, इतना तो ये पोर्शन R ही है, तो R यानी कि 3R रेजिस्टेंस हो जाएगी इसकी, 3R रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी भी 3R, इसकी भी 3R, इसकी भी 3R. तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा अगर हम इनको पैरेलली कनेक्ट करें, तो तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व.
1/r डैश, इनका रिजल्टेंट होगा 1/r1, ये फॉर्मूला के हिसाब से 1/r2 प्लस 1/r3, ये फॉर्मूला हो गया। तो इसकी जगह लिखें हम 1/r1, हमारा ये है 3r, तो ये भी हो गया 1/3r, ये भी हो गया 1/3r। तो इनको ऐड करें तो हमारा आंसर है 3/3r। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा 1/r डैश, ये तो बचेगा इक्वल टू 1/r। तो इससे अगर हम निकालेंगे रेशियो, तो r इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r/r डैश इक्वल टू होगा 1। ओके, तो ये यहाँ 1 तो कहीं आंसर दिख नहीं रहा है। तो लेंथ वाइज कट करने से तो आंसर यही आएगा 1। अब मुझे इसमें डाउट है इनके ऑप्शंस में, तो आप भी इसको चेक करें क्या इसका लेंथ वाइज कटिंग तो ऐसी होती है। लेंथ वाइज कटिंग का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसको लेंथ वाइज ऐसे काटेंगे, और क्रॉस सेक्शन है तो उसको हम ऐसे काटेंगे। तो यहाँ लेंथ वाइज बोल रहे तो लेंथ वाइज ही हमने कट की है। तो आप भी अपनी तरफ से चेक करें। आई हैव सम डाउट, मे बी अगर एक क्वेश्चन गलत हो तो मे बी इसका बोनस मार्क्स स्टूडेंट को मिल सकता है। द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स of rating 4 volt 6 watt that can work safely with desired brightness when connected in series with a 240 volt main supplies। तो कितने नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स होंगे इस रेटिंग के जो कि कैन वर्क सेफली विथ डिजायर्ड ब्राइटनेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए 240 वोल्ट। तो अगर हमने लगाया 240 वोल्ट, एक ये है हमारा ऐसे बल्ब, ये लोड है यानी कि बल्ब है बहुत सारे, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक 240 वोल्ट के साथ। ओके, 240 वोल्ट के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो सिंपल है कि ये वोल्ट सब में वो होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि सीरीज में जब भी वोल्ट होता है, मतलब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो टोटल वोल्टेज होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब V1 V2 V3 का मतलब वो लोड के साथ V1 शेयर किया उसने, लोड V2 लोड 2 के साथ V2 वोल्टेज शेयर किया, लोड 3 के साथ V3 शेयर किया। कहने का मतलब है कि उन सारे बल्बों में उसने अलग अलग वोल्टेज शेयर की, क्योंकि उनका लोड अलग अलग है, ये उस केस के लिए है। लेकिन यहाँ तो सारे जो बल्ब हैं एक ही उनका रेटिंग है, तो सब में सेम वोल्टेज होगी। तो सब में सेम वोल्टेज कितनी होगी, कितने नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, मानो इसमें सीरीज में n नंबर के बल्ब लगे हैं, इस सीरीज में बहुत सारे n नंबर के बल्ब लगे हैं और ये ऐसे कनेक्टेड है। तो ये 240 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट होना है इन n नंबर ऑफ बल्ब्स में। तो कितना होगा, एक बल्ब का जो रेटिंग है वो 4 वोल्ट है, तो 240 डिवाइडेड बाई 4 6 24, तो पीछे से जीरो भी आएगा 60। तो 60 नंबर ऑफ बल्ब्स लगेंगे उस सीरीज के अंदर। तो सही आंसर है ये सी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 11 वॉट द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट व्हेन इट ग्लोज विद पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा लग रहा है मेरे को कि इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट यानी कि V इज गिवन दैट इज 220 वॉट, W यानी कि पावर दैट इज 11 वॉट, राइट। इट ग्लोज विद द पावर सप्लाई ऑफ दिस। एक तो हम इसमें और क्या निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट R। तो अगर हम देखें, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास V/IR दैट इज ओम्स फॉर्मूला, और एक हमारे पास होता है पावर का फॉर्मूला VI, यानी कि जो हमने दिए हैं हमने इस हिसाब से लगाया कि क्या क्या चीज़ उसने हमें दी है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को फिक्स कर दो और फिर बनाना है कंबाइंड फार्मूला। जैसे मैंने अपने एक पहले वीडियो में भी बनाया था कि कंबाइंड फार्मूला कैसे बनाते हैं, बहुत यूज़फुल है। एग्जाम में कंबाइंड फार्मूला बेस पे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये जो हम अभी कर रहे हैं MCQs, इस MCQs को होता तो मैं इसमें सारे टिक लगा देता, तो मेरा ऑब्जेक्टिव सारे सिर्फ सीधे सीधे टिक लगाना नहीं है, बल्कि उसके पीछे का क्या रीज़न है उसको भी बताना है, ताकि हम लोग उसको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तैयार करें और आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आएंगे उनमें हमें इससे हेल्प मिले। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो अगर इसमें कहीं कुछ होता है, मतलब आपको डाउट होता है, तो डेफिनेटली कि आप मुझे लिखें। तो यहाँ पर चलो पॉइंट पर चलते हैं। V/IR, P/VI, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, I इज करंट, V इज वोल्टेज, V/IR दैट इज द ओम्स लॉ, I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ से
क्योंकि पावर दिया है, रेजिस्टेंस हमें निकालना है, वी भी हमें दिया, तो हमें आई को यहाँ पर देखो आई को रिप्लेस करना है। तो आई को रिप्लेस हम इस वाले फॉर्मूला से करते हैं, आई इक्वल टू पी बाई वी, ऐसा करते हैं। तो वी इक्वल टू हो जाएगा आई की जगह पी बाई वी इंटू आर, वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी स्क्वायर इक्वल टू पी आर, इससे हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। तो वी क्या है 220 वोल्ट, 220 इंटू 220, सॉरी 220 बाई पी क्या है, पावर क्या है 11। तो 11 से इसको ये डिवाइड हो जाता है, 11 दूना 22, तो 20 हो गया। 22 से 2 को मल्टीप्लाई करो 44, तो एक दो जीरो इसके पीछे और डाल दो क्योंकि ये 2 जीरो बच गए थे, 44 यानी कि 4400 ओम। इसका सही आंसर ये है, रेजिस्टेंस ही निकालना था ना हमें, ये रेजिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ इतने सारे क्वेश्चन, ये है कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स assertion A and region R, answer these questions selecting the appropriate option A, B, C and D given below। both assertion A and R are true, ऑप्शन ए होगा जब both assertion A and R region R true and region R is correct explanation of assertion A। ऑप्शन बी होगा जब both assertion A and region R are true and region R is not correct explanation of assertion A, it is okay। now next option, assertion A is true but region R is false, D assertion A is false but region R is true। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके हिसाब से टिक लगाएंगे। ऑल एक्जोथर्मिक रिएक्शंस आर अकम्पनीड विद एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जब जो दो प्रोडक्ट आपस में, या दो जो भी रिएक्टेंट्स हैं, दो हैं या तीन हैं, वो रिएक्टेंट अगर रिएक्ट करें और वो हमें हीट दें तो उसको कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। हीट दें या लाइट दें, हीट भी लाइट दोनों दे सकते हैं, तो इसमें हीट भी दे सकता है और लाइट भी दे सकता है। ऑल द एक्जोथर्मिक रिएक्शन आर अकम्पनीड टू इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। जरूरी नहीं है हीट और लाइट दोनों, हीट भी हो सकता है। तो ए करेक्ट है ऐसा नहीं है, ए तो फॉल्स ही है इसमें, क्योंकि हीट भी हो सकती है खाली। ओके, जैसे आपने देखा होगा एक्जोथर्मिक में ऐसा क्या देखा होगा आपने, mg एक फॉर्मूला बनाते हैं, mg अगर O के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो 2mgO बनाया, तो इसमें हीट निकली, लाइट थोड़ी निकली, हीट निकली ना इसमें। या ये नहीं हो कुछ और, हम इसका बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं, इसको हटाओ, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम, ऑक्सीजन वाला दे सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन हीट लेता है तो ओजोन बनता है, ये भी इसका एग्जांपल नहीं हुआ। मतलब ऐसे कई सारे हैं, अभी मुझे नहीं समझ आ रहा है एग्जैक्टली कि इसमें क्या मिलता है हमें, हीट मिलती है, लाइट, किसी ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें कोई लाइट नहीं होती, हीट मिलती है। अब मेरे को ऐसा कोई रिएक्शन याद आ जाए, हो सकता है ऐसा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप रिएक्ट कराओ तो NaCl बनेगा, NaCl भी बनता है, प्लस वाटर बनेगा, प्लस हीट, इसमें हीट आएगी, लाइट तो नहीं आएगी इसमें। तो इसमें ये कह रहा है कि लाइट भी आएगी, तो इसमें लाइट थोड़ी आएगी, इसमें हीट ही आएगी। तो एजर्सन इज रॉन्ग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मे और मे नॉट बी एक्सोथर्मिक। हाँ ऐसा हो सकता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दो प्रोडक्ट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। और वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, राइट। जैसे मैंने अभी ओ का बनाया था आपको, तो उसमें तो हमने हीट दी, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक तो ये होता है कि हमने दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट कराया और हमें हीट मिली, बट यहाँ तो ओ को हमने हीट दी तब ओजोन बना, तो इसका मतलब दोनों, ये तो गलत ही है, ये सही है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मे और मे नॉट बी एक्सोथर्मिक। तो इसका आंसर डी होगा, डी यही था ना, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। यस, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। वैसे तो बाकी सारे ऑप्शन में ए ट्रू ही है, ए इज़ ट्रू, आर ट्रू, ए इज़ ट्रू,
सी में इस भी देखो ट्रू, तो फॉल्स इसी में, तो ये आंसर सही होगा। 18, व्हेन सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट आई लेंस बिकम्स थिन, गलत है। जब सिलियरी मसल्स आपके रिलैक्स होते हैं तो वो थिन होता है। थिक कब होता है? जैसे एक बैलून है, एक बैलून फुलाया हुआ है आपने, आप उसको ये समझो कि एक आई जैसा, आई बॉल समझो उसको, या उसका लेंस समझो। जब आप उसको पिचकाओगे, यानी कि जब हम कोई किसी ऑब्जेक्ट को नज़दीक देखते हैं तो हमारा जो आई बॉल्स होता है वो कांटेक्ट हो जाता है, यानी कि पिचकने लग जाता है। वो बैलून को आप समझो, आपके हाथ में एक बैलून है, बैलून पिचक जाता है। जब पिचक जाएगा तो लेंस बड़ा हो जाएगा, है ना, ऐसी होगा। तो व्हेन द सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो थिक हो जाएगा ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा थिक हो जाएगा, कहने का बॉल पिचकाओगे तो वो थिक हो जाएगा, थिन नहीं होगा। तो ये तो ऐसी गलत है। सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होता है तब थिन होता है, जब कांटेक्ट होता है तब तो थिक हो जाता है। तो यहाँ तो ये कम नहीं हो पा रहा सिंक, तो ए इज़ रॉन्ग। तो अल्टीमेटली हम डी पे जाएंगे। दूसरा हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट, लेकिन हम करते हैं, यहाँ पर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें सीखना है। सिलियरी मसल्स कंट्रोल द पावर ऑफ आईलेंस, यस, सिलियरी मसल्स कंट्रोल करते हैं पावर ऑफ आईलेंस। सिलियरी मसल्स क्या होते हैं? वो आपके फोकस को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है। तो डेफिनेटली सिलियरी मसल कंट्रोल द पावर ऑफ लेंस। डी, यहाँ पर भी डी सही होगा। तो इसका भी डी था, इसका भी डी था। नेक्स्ट 19, concentrated nitric acid is diluted by adding water slowly to acid with constant stirring। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? concentrated nitric acid is diluted हो जाता है by adding water। by adding water नो, कभी भी ऐसा नहीं करना है। कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो उसके अंदर पानी नहीं रखना है आपको, ओके। प्रोसेस उल्टा करना है, वाटर में आप एक एक बूंद करके उस स्ट्रॉन्ग एसिड को रखो, ना कि पानी को डाल दो, नहीं तो खतरनाक विस्फोट हो जाएगा। तो इससे ध्यान रखें, विस्फोट से बचने के लिए आपको वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड डालना है, वो भी बूंद बूंद करके, और उसको स्टर करके, यानी कि हिला हिला करके डालना है, राइट। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट रीजन, तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज इजीली सॉल्युबल, यस, ये इजीली सॉल्युबल है वाटर में, और ये ऐसा नहीं करना है। तो ए इज रॉन्ग, आर इज ट्रू, वो सेम डी, सारी डी दे दिए क्या आंसर। नेक्स्ट 20, in reptiles temperature at which the fertilized eggs are kept decide the sex of the offsprings। ऐसा होता तो है, टेम्परेचर डिसाइड करता है। एक हमने एक इसके रिलेटेड एक वो भी होता है, एक उसको हम कुछ कहते हैं कि टेम्परेचर बेस्ड, उसको बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि रेप्टाइल्स में ऐसा होता तो है, टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिसाइड द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, ये ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट रीजन, क्या इसको ये एक्सप्लेन करता है ढंग से? रीजन आर, सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन द सम एनिमल्स, नॉट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड इन द सम एनिमल्स, इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सम एनिमल्स। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है। एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ये बताया तो है इसने कि टेम्परेचर पे होता है, बट कैसे, क्यों होता है, कैसे होता है, वो तो उसका थोड़ा रीजन बताना चाहिए इसने, ताकि हम सही से इसको इसके एक्सप्लेनेशन को ड्रॉ कर पाएँ। इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं लग रहा है ये। सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन द सम एनिमल्स, यस, टेम्परेचर पे करता है, बट हाउ, कैसे करता है उस, ताकि हम एग्जैक्टली बोल पाएँ कि हाँ ये इसको सही से एक्सप्लेन कर पाता है। सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन द सम एनिमल्स, यस, इट इज़ ओके। तो दोनों ट्रू हैं इसमें। ए इज फॉल्स, ये तो हो नहीं सकता। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऐसा भी नहीं हो सकता। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट रीजन आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एडजस्टन, नहीं, इट इज द राइट आंसर। तो बी इज इट्स राइट आंसर। तो ये हुए 20 MCQs हमारे 10th बोर्ड के इस साल में पूछे गए क्वेश्चन में। ये मेरे पास सेट 2 था, अब अलग अलग सेट में अलग अलग शायद हो सकता है वो आए हों। तो आई होप कि आपको इनका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।